मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज 14 नवंबर है और आज के दिन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ज़ियाबतीस का आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आम जबान में इसे शुगर का नाम दिया जाता है, जो कि आमतौर पर जाना भी जाता है। और ये एक ऐसी तिब्बी हालत है जिससे हर साल लाखों लोग मौत के मुंह में भी चले जाते हैं और पाकिस्तान में ये मर्ज खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। और पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो हर चौथा शख्स इस मर्ज में मुब्तला है। और जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हलाकतों की 8वीं सबसे बड़ी वजह है ये। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको मालूम भी नहीं होता कि वो इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं या फिर ये मर्ज अंदर ही अंदर उनके निज़ाम को ख़राब करता जाता है। शुगर असल में है क्या, कितनी ख़तरनाक है, वजूहात इसकी क्या क्या हो सकती हैं, क्या मीठा खाना इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है, बचा कैसे जा सकता है, अपनी रूटीन लाइफ में ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ ला के शुगर पेशेंट्स बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने इन अहम मामलात पर बात करनी है। स्पेशल सेगमेंट हमने प्लान किया है। डायबिटीज़ के एक्सपर्ट डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि यकीनी तौर पर हमारी और आपकी बहुत सारी उलझनों का जवाब देंगे। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे महंगाई के मामलात के हवाले से। अशिया ज़रूरिया, सब्जियां, फल महंगे होते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है जी मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमत ने शहरियों को परेशान करके रख दिया और कीमत को ब्रेक भी नहीं लग पा रही। गुज़िश्ता रोज़ भी मुर्गी के गोश्त ने ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर ली है और आज भी बताया जा रहा है जी 7 रुपये कीमत में इजाफा कर दिया गया है फी किलो के लिए। इसी पे बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर, बताइएगा, ये चिकन की कीमतें तो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। जी बिल्कुल, जो ब्रायलर है उसकी तलब में जैसे जैसे इजाफा बढ़ता जा रहा है, कीमतों में भी जो है वो इजाफा जो है वो होता जा रहा है। और इस हवाले से ब्रायलर ट्रेडर एसोसिएशन का जो मौक़िफ़ है, उनका ये कहना है कि जो तलब है या खपत है वो ज़्यादा है और सप्लाई जो शहर लाहौर को ब्रायलर की जा रही है वो कम है, जिसकी वजह से कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। और आज भी कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ ब्रायलर गोश्त जो है वो 306 रुपये फ़ी किलो था, जो कि 7 रुपये इजाफे के बाद 313 रुपये फ़ी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। और रवा माह में ब्रायलर जो है मुसलसल महंगा होके जो है वो 313 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच चुका है, क्योंकि 58 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। 13 दिनों में ब्रायलर गोश्त जो है वो 58 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ चुका है। 255 रुपये फ़ी किलो कीमत थी जो 1 नवंबर को, ताहम आज जो है वो 55 रुपये इजाफे के बाद 313 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी हुई है। और ब्रायलर की कीमतों में यही जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर सप्लाई बेहतर ना हुई तो ये कीमतें मजीद जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर ब्रायलर जो है वो 6 से 7 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो बढ़ रहा है। रवा माह में जो है ब्रायलर सिर्फ एक बार सस्ता हुआ था, वो भी 6 रुपये सस्ता हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है ब्रायलर मुसलसल जो है वो महंगा होता जा रहा है और सप्लाई जो है वो अभी तक बहाल नहीं हो सकी है। और यही वजह है कि ब्रायलर, ये बताइएगा कि ब्रायलर ट्रेडर्स की जानिब से क्या बताया जा रहा है, ये कीमतें कहां पर जाके फुल स्टॉप लगाएंगी? जी बिल्कुल, ब्रायलर ट्रेडर्स का ये कहना है कि कीमतों का जो तयन है वो तलब और रसद पे होता है। ताहम पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से जो गुज़िश्ता माह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अगर हुकूमत ने पैदावारी लागत को कम ना किया तो जो रवां सीजन है, जिसे शादियों का सीजन भी कहा जाता है, जिसमें दिसंबर और जनवरी के माह भी शामिल हैं, इसमें कीमत जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचने का खदशा है। और अभी से अगर देखा जाए तो 313 रुपये फ़ी किलो तक तो पहुंच चुकी हुई है कीमत। और जो इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि ब्रायलर के महंगे होने से ना सिर्फ शहरी जो हैं वो परेशान है, बल्कि जो ब्रायलर शॉप्स के मालकान हैं वो भी परेशान है, क्योंकि ब्रायलर की कीमतें बढ़ने से लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो कम हो चुकी हुई है और ब्रायलर की सेल जो है वो भी कम हो चुकी हुई है। जो ब्रायलर शॉप 100 किलो रोजाना ब्रायलर गोश्त, तो हो गई चिकन की सूरत हाल। अब हमें ये बताइए कि सब्जियों और फलों की कीमतों में क्या कुछ बेहतरी आई है? नहीं, सब्जियों की और फलों की कीमतों में जो है वो बेहतरी नहीं आई है, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो जो सब्जियों की कीमतों में इजाफा और साथ ही साथ
जो फल है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। सब्जियों में टमाटर की कीमत जो है गुज़िश्ता दिनों में जो है वो कदरे मुस्तहकम हुई थी। सरकारी नरकनामों में टमाटर जो है वो 125 रुपए फी किलो तक पहुंचा और ओपन मार्केट में या सब्जी फरोश जो टमाटर फरोख करते थे वो 150 रुपए फी किलो तक था। लेकिन आज जो है वो सरकारी नरकनामों में टमाटर 15 रुपए फी किलो महंगा हो चुका हुआ है और 140 रुपए फी किलो सरकार के नरकनामों में टमाटर की कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन ओपन मार्केट में टमाटर जो है वो 160 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जो दर्जा अव्वल का टमाटर है वो 180 रुपए किलो, जबकि दर्जा दोम और दर्जा सोम का टमाटर जिसे मिक्स करके फरोख्त किया जाता है वो 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू की कीमत जो कि सबसे सस्ती सब्जी थी, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल्स बता रहे थे, महंगाई की सूरत हाल के हवाले से आप बात कर रहे थे, तो मुझे एकदम से याद आ गया जो आज वीकेंड है और स्पेशली आज और संडे के रोज ऐसा होता है कि ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, घर पे होते हैं, तो फिर कुछ यही चल रहा होता है, किसी को चाइनीज खाना होता है, किसी को सूप पीना होता है, क्योंकि मौसम भी ऐसा है। तो अभी जो है वो फरमाइशी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है। घर की जो खवातीन है वो भी सोच रही होती है कि पूरे महीने का जो उनका खर्चा है उसको किस तरह से मैनेज करना है, इसलिए जो हमारे फरमाइशी प्रोग्राम होते थे वो भी अब हर बंदे की फरमाइश नहीं पूरी की जाती, बल्कि एक दो लोगों की पूरी की जाती है, उसी पे सारे घर का गुजारा करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ शहर लाहौर के तरक्याती मंसूबों की बात करें। मेगा प्रोजेक्ट्स की तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक छोटे मंसूबे के बारे में जो कि 2 साल से अल्तवा का शिकार था और आखिरकार बाबे लाहौर मंसूबा तामीराती काम उसका मुकम्मल हो चुका है और वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार 18 नवंबर को 60 फीट ऊंचे आराइशी दरवाजे का इफ्तिताह करेंगे। शेख जैन रिपोर्ट में बता रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे पर काम जारी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर अमल दरामद। ठोकर न्याज बेग में शहर के पहले आराइशी दरवाजे का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया। LDA ने बाबे लाहौर की तामीर मुकम्मल करके आराइशी काम का आगाज कर दिया। बाबे लाहौर 60 फुट बुलंद और 130 फुट चौड़ा है। यहाँ इंतहाई दिलकश अंदाज में दरूद इब्राहिमी लिखा गया है। नक्शो निगार और सब्ज लाइट्स ने दरवाजे को 4 चांद लगा दिए। बाबे लाहौर की तामीर पर 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बाबे लाहौर का इफ्तिताह 18 नवंबर को करेंगे। मुमकिना तौर पर वज़रा और LDA अफसरान तकरीब में शरीक होंगे। इफ्तिताही तकरीब से कबल LDA का एसफॉल्ट कारपेटिंग और ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है। PHA की जानिब से ग्रीन बेल्ट्स में घास और पौधे भी लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसी हवाले पे हम मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। शेख जैन, बताइएगा आखिर बाबे लाहौर मुकम्मल हो गया है? जरा मुनीर, ये भी ऐसा मंसूबा है जिसकी 4 डेडलाइन दी गई हैं, जिसके बाद ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है। 2 साल कबल जब शेल्टर होम की तमीर का आगाज किया गया था तो उसी वक्त वज़ीर आला की हदायत पर ठोकर न्याज बेग के मुकाम पर ये जो बाबे लाहौर के नाम से एक आराइशी गेट है इसकी भी तमीर का आगाज कर दिया गया था। इस सिलसिले में 2 DG LDA के तबादले हो गए, मगर ये जो मंसूबा है ये मुकम्मल ना हो सका। फिर उसके बाद नैब की तरफ से तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया और अब ये तकरीबन 2 साल बाद ये जो मंसूबा है ये अब मुकम्मल हो चुका है और इसका इफ्तिताह 18 नवंबर को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार करेंगे। मंसूबा तो मुकम्मल हो गया है, ये कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो बहुत छोटा सा मंसूबा था, उसके बावजूद 2 साल लग गए। बिल्कुल सिद्रा, अगर इसकी लागत को देखा जाए तो 2.5 करोड़ रुपए लागत से ये जो मंसूबा है इसको मुकम्मल किया गया है। इसमें 2-3 रीजन है जिसकी वजह से ये मंसूबा इल्तवा का शिकार हुआ। एक तो ये मंसूबा पंजाब हुकूमत की फंडिंग से किया जा रहा था। शुरू में तो इसके जो फंड्स हैं उसका इजरा कर दिया गया, लेकिन बाद अज़ां फिर इस मंसूबे को मुसलसल निगलेक्ट किया गया। दूसरा, ये जो आराइशी दरवाज़ा तमीर किया जा रहा है इसमें बड़ा बारीक काम है। ये इसमें जो वहाँ पे रंगो रोगन किए जा रहे हैं, इसके अलावा जो इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है, फिर इसके ऊपर दरूद इब्राहिमी मेटल से लिखा गया, तो ये भी इसके जो डिले होने की वजह है वो बनी। तीसरी इसमें अहम चीज़ ये थी कि ठेकेदार को पेमेंट्स नहीं की गई इन टाइम, जिसकी वजह से ठेकेदार की तरफ से जो तामीराती काम है उसको छोड़ दिया गया और उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से सबलेट किया गया और ये मंसूबा जो कि 3
माह में मुकम्मल होना था, अब 2 साल में मुकम्मल हो रहा है। चले देर आए दुरुस्त आए, अब ये जो अराइशी दरवाजा है ये मुकम्मल हो चुका है और बड़ा खूबसूरत ये अराइशी दरवाजा बनाया गया। जब लाहौर में दाखिल और खारिज होने वाले ठोकर न्याज बेग के जो एंट्री पॉइंट है तो वो इसको देखकर खासा महसूस हो गए और खुसूसी तौर पर रात के वक्त इसमें सब्ज और पीली जो रोशनाइयां हैं शेख ज़ैन, हमें ये बताइए कि ये बाबे लाहौर जो बनाया गया है गेट, ये बस सिंगल ही मंसूबा था या फिर लाहौर शहर के मजीद दाखिली खारजी रास्तों पर भी इस तरह के कोई मंसूबे लाए जाएंगे? सिदरा 6 दाखिली और खारजी रास्तों पे इसी तरह के बाबे लाहौर बनाने का प्लान था और ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर जो प्रोजेक्ट है उसमें इस मंसूबे को शामिल किया गया था। मगर जब LDA अफसरान और हुकूमत ने देखा कि एक प्रोजेक्ट को 2 साल लगे मुकम्मल होने में, तो दीगर जो 5 मुकामात पर ये आराइशी दरवाजे बनाए जाने थे, अब वो वाला जो प्लान है उसको मुस्तकबिल के जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें डाल दिया गया है। एक तो ये हुकूमत ऑस्टेरिटी के नाम पर जो फंड्स का इजरा है वो नहीं करती, जिसकी वजह से बेशतर जो मंसूबा जात हैं वो इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बाबे लाहौर मंसूबे की डिटेल्स भी आपने हमने बताई है कि सिर्फ 2.5 करोड़ का ये मंसूबा था, लेकिन उसके बावजूद 2 साल इसको लग गए मुकम्मल होने में। आगे बढ़ते हैं जी, बात कर लेते हैं अपने सोहने लाहौर के हवाले से। और डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक मिशन सोहना लाहौर को अमली जामा पहनाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात के उनकी जानिब से दौरे किए जा रहे हैं। क्लब चौक पर ऐवान वज़ीर आला गेट के आगे लेन मार्किंग, पैच वर्क और प्लांटेशन का जायजा भी लिया गया है और कहते हैं कि मॉडल शाहराहों को मुहिम के जरिए अपग्रेड किया जाएगा। इमरान मलिक रिपोर्ट में बता रहे हैं। मिशन सोहना लाहौर डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक सड़कों पर निकल आए। क्लब चौक, ऐवान वज़ीर आला समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात के दौरे किए। लेन मार्किंग, पैच वर्क और फूल लगाने के कामों का जायजा लिया। फोकल पर्सन असिस्टेंट कमिश्नर तबरेज मरी ने ब्रीफिंग दी। DC ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अफसरान को वसाइल और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए अहकामात दिए। मुदस्सिर रियाज मलिक ने तमाम महकमों को अज़ नौ सर्वे करने की हिदायत भी जारी की। मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि शहर में सोहना लाहौर हफ्ता मुहिम पीर से मनाई जाएगी। वज़ीर आला के अहकामात पर कमिश्नर लाहौर मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। हफ्ता रोजा मुहिम मनाने का मकसद एलाइड महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। बहुत सा काम है जो इकट्ठा अगर किया जाए तो एक तो आपकी एफर्ट भी कम लगती है और दूसरा उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर होता है। तो ये हफ्ता तो हम बेसिकली ये मना रहे हैं गियर अप करने के लिए, ताकि इस हफ्ते के अंदर वो काम का मोमेंटम बिल्डअप हो सके। बाकी ये चलना तो ऑब्वियसली ये महीनों चलता है और ये इनका काम है करना। लेन मार्किंग आपने देखा होगा, लेन मार्किंग काफ़ी अरसे से नहीं हुई थी, स्पेशली वज़ीर आला साहब की हिदायत के ऊपर ही हम ये काम स्टार्ट किया है, इनको इकट्ठा करके डिपार्टमेंट्स को। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक का मजीद कहना था कि शहर को स्मॉग, डेंगू से बचाव, तजावुजात के खात्मे, लेन मार्किंग और पैच वर्क पर काम किया जाएगा। LDA, टीपा, PHA, LWMC मिलकर काम करेंगे। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी कि DC साहब की जानिब से बताया जा रहा है कि ये हफ्ता पूरा मिशन है और मुहिम चलाई जाएगी ताकि तमाम इदारों को एक पेज पे लाया जा सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पे राग़िब किया जा सके। वापस आते हैं जी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे ख़वातीन के मामलात के हवाले से, हकूक़ के हवाले से, क़वानीन के हवाले से। पाकिस्तान में ख़वातीन की आबादी 51% है और हमारे मुआशरे में आमतौर पर खातून को सिन्फ़ नाजुक कहा जाता है और समझा भी जाता है। अगरचे मजहब और रियासती क़वानीन की रूह से खातून को हकूक़ तो बहुत सारे मुयस्सर हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। खातून को उनके हकूक़ के हसूल के लिए बेशुमार मसाइल दरपेश होते हैं। कभी मर्द की अना अड़े आ जाती है तो कहीं उसको माशरती मजबूरियों की बेड़ियां पहना दी जाती हैं, तो कहीं उसके कान में सरगोशी कर दी जाती है कि लोग क्या कहेंगे। कहीं जहेज का फुकदान उसकी गर्दन में तोक बनकर जिंदगी अजीरन कर देता है, तो कहीं उसके आगे भाई की मोहब्बत की झोली फैला दी जाती है कि जायदाद में हिस्सा मांगने का मतलब है कि वो खुद गर्ज है और भाई से हमेशा के लिए उसका नाता टूट जाएगा। कहीं बेटा पैदा ना करने की पादाश में तलाक का उसे तोहफा थमा दिया जाता है, तो कहीं ज्यादा बेटियों की पैदाइश उसी का ऐब तस्वुर किया जाता है। यही नहीं बल्कि जिंदगी के संजीदा समाजी, मौशी और माशरती मामलात से भी उसे दूर रखने की कोशिशें की जाती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में घरेलू हालात, गुर्बत और तंगदस्ती के हाथों मजबूर औरत जब रोजगार की तलाश में बाहर निकलती है तो वहां भी
उसे कई मसाइल का सामना रहता है। दिन ब दिन खातिन के साथ जिनसी ज्यादती और इज्तमाई ज्यादती जैसे वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और अब तो इस दरिंदगी से मासूम बच्चियां भी महफूज नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2017 में बच्चों से ज्यादती के 9 केसेस फी दिन रिकॉर्ड हुए, जबकि मौजूदा सूरत हाल में यह तादाद बढ़कर 12 केसेस फी दिन हो गए हैं। 21वीं सदी में भी पाकिस्तान में कारोकारी, वट्टा सट्टा और वनी जैसी रसूमात अरूज पर है और राह चलते औरतों पर आवाजें कसना, उन्हें बुरे नामों से पुकारना, मजाक उड़ाना, सोशल मीडिया पर उनकी तस्हीक करना, उन्हें ब्लैकमेल करना और गैर महज़ब अल्फाज का इस्तेमाल करना रोजमर्रा की मामूल बन चुका है। और जिस्मानी सालमियत, खुद मुख्तारी का हक, जिनसी तशद्दुद और इस्तेसाल से आज़ाद रहना, वोट डालना, अवामी ओहदों पर फायज होना, कानूनी मोहदों में दाखिल होना, खानदानी कानून में मसावी हकूक हासिल करना, काम करना, मुनसिफाना उजरत पाना या फिर मसावी तनख्वाह का हक होना, इसके साथ साथ बहुत सारे मामलात हैं जिसमें जायदाद का मालिक होना और तालीम हासिल करना औरतों के बुनियादी हकूक है जिनसे उनको अभी तक दूर रखा जा रहा है। इन हकूक को कैसे हासिल किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे कि कवानीन तो मौजूद है, हमारी खवातीन को अपने लिए बनाए गए कवानीन से किस हद तक आगाही है, किस हद तक होनी चाहिए। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जी, बैरिस्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं। आप समाजी कारकुन हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर अमरीन साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ खवातीन के लिए कवानीन काफी है, इम्प्लीमेंटेशन ना होना जो है एक बुनियादी वजह है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप आज बात कर रही हैं एंड आई एब्सोल्युटली एग्री कि यहाँ पे कानून का ना सिर्फ होना मगर उसकी आगाही जो है बड़ी जरूरी है। हमें हमारे पास जो बुनियादी, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका फ्रेमवर्क होता है, जो आपके राइट्स होते हैं, वो आपको इस्लाम की तरफ से एक आपको हक दिया गया है और उसके अलावा आपको एक आईनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली ये वो कॉन्स्टिट्यूशन के वो आर्टिकल्स हैं जो टोटली प्रोटेक्ट करते हैं औरतों को, औरतों के राइट्स को और इवन बच्चों के राइट्स को, मे दैट बी इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स और इक्वालिटी राइट्स, के ये जो चीजें हैं ऑलरेडी वहाँ पे हैं, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन इज अनदर हर्डल जो सामने आती है। मगर ये हैविंग सेड दैट, यू नो, इस चीज से मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करूंगी कि 2010 ऑनवर्ड्स अगर आप लीगली अगर आप देखें तो कानून ना सिर्फ बने हैं, काफी चीजें रिकग्नाइज हुई हैं, स्पेशली इनहेरिटेंस मैटर पे 2011 के बाद ठीक ठाक और अच्छे प्रॉपर डायरेक्ट कानून बने हैं टू मेक इनहेरिटेंस इजी फॉर वुमन, और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब काम भी जारी है। तो हम एक राइट डायरेक्शन पे जरूर हैं, मगर मुझे लगता है इट विल टेक इयर्स जहाँ पे हम चेंज देखें सिग्निफिकेंट। बिल्कुल, इस पे हमने मजीद भी बात करनी है। डॉक्टर सर, हमें ये बताइए कि जब हम खवातीन की बात करते हैं, अमूमन हमारी सोसाइटी में इतने सारे मसाइल हैं। आगाज कर लेते हैं घरेलू तशद्दुद से, मामलात बिगड़ने से, शौहर की डांट खाने से, मार खाने से। हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी खवातीन हैं, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कि इनको भी अपने फ़राइज़ का हिस्सा समझती हैं कि हमने शौहर से मार भी खानी है, सास की बातें भी सुननी है, सब कुछ काम भी करने हैं, ये भी हमारी एक जॉब का हिस्सा है। जी बिल्कुल सिद्रा, टॉपिक तो आज का बहुत ज़बरदस्त है, मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बैरिस्टर साहिबा की बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात स्टार्ट करना चाहूँगी कि कवानीन हमारे पास हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते टाइम लगेगा। जिस तरह अभी ट्रैफिक के कवानीन जो हैं वो देखने में लोग समझते होंगे कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं किसी पुलिस वाले की नज़र नहीं पड़ती, लोग लाल बत्ती का इशारा तोड़ के आगे निकलते हैं। इसी तरह कवानीन चाहे जितने मर्जी आ जाएंगे, जब तक उसको उस पे उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस पे जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसको जो अपने ऊपर लागू करने वाले हैं वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक ये कवानीन लागू नहीं होंगे। ये तो अभी रिकॉर्डेड केसेस है ना जो आप बता रहे हैं, ये रिपोर्टेड है। जो रिपोर्टेड नहीं है वो बेतहाशा, अगर उसका स्टैट्स हमारे सामने आ जाए तो हमारे जो है सारे 14 तबक जिसको कहते हैं वो हमारे 14 तबक रोशन हो जाए। 51% जो हमारी आबादी है वो खवातीन की है। अगर ये 51% आबादी जो है अपने हकूक को समझ ले और ये यूनाइटेड हो जाए, ठीक है, तो क्या ये कवानीन जो है ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकते? अभी आप तशद्दुद की बात कर रही हैं, तशद्दुद में शौहर का भी हाथ होता है और उस शौहर की तरबियत करने वाली माँ का भी हाथ होता है, साथ में उसके बाप का भी हाथ होता है। तो मर्द तो औरत को सप्रेस कर ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है ये एशियन सोसाइटी में,
औरत भी जहां पर मौका मिलता है फ्रस्ट्रेशन में औरत को सप्रेस कर रही है। हाँ। औरत सप्रेस्ड क्यों है? क्योंकि उसके अगेंस्ट मर्द भी है और उसके अगेंस्ट औरत भी है। जब औरत ही औरत के हकूक जो है उसको सप्रेस करने में मर्द के साथ मिल जाएगी, क्योंकि मर्द भी कर रहे हैं, तो तभी जो है वो एम्पलीफाई हो रहे हैं, जो आपकी जो वुमेन राइट्स हैं वो सप्रेस हो रही हैं। फिर आ जाती है सीडिंग। आपके पास कितने भी कवानीन, कितना भी ट्रैफिक के कानून की एग्जांपल से ही बात आके लेके चलते हैं, ट्रैफिक का कानून कितना भी ज्यादा लग जाए, जब तक मुझे मेरे घर से तरबियत नहीं मिलेगी कि चाहे पूरी सड़क खाली है लेकिन अगर सिग्नल रेड है तुमने गाड़ी क्रॉस नहीं करनी, मैं नहीं करूंगी। अगर बचपन से ही मुझे ये सिखाया जाएगा, मुझे ये तरबियत दी जाएगी कि अपने हकूक के लिए आवाज ना उठाना, उनको ना जानना, ज्यादती बर्दाश्त करना मेरे शरीफ और मेरे बाअदब होने की दलील है, तो मैं उसको सच मानूंगी। रिपोर्ट तो मैं तब करूंगी जब मुझे पता लगेगा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। रिपोर्टेड केसेस की बैरिस्टर अमरीन बात हो रही है, हमें ये बताइए कि कितनी ऐसी खवातीन हैं जो कि अपने मामलात को लेकर अदालतों का रुख करते हैं या फिर कोई ना कोई दरवाजा खटखटाती हैं, और फिर उनमें से तकरीबन कितने केसेस होंगे जो कि अपने अंजाम तक पहुंचते होंगे, पहले सुलह सफाई नहीं हो जाती होगी? देखो, डेफिनेटली अब ये कहना कि वो अदालत बिल्कुल नहीं जाती इज एब्सोल्युटली अनट्रू। मेरे दिन के एटलीस्ट 6 या 7 मेरे पास लिटरली औरतों के केसेस आते हैं और मैं एक पर्सनल लेवल पे बात कर रही हूँ, तो आई डोंट नो। और भरा हुआ है अदालत जहाँ पे औरतें अपने लिए, अपने बच्चे के लिए चाइल्ड कस्टडी मैटर्स या प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए अदालतों में जा रही हैं। सो ये नोशन के औरतों को अदालत पे जाने का हक नहीं है या डेटरेंस है, दैट आई एक्चुअली डोंट एग्री विद। दैट टाइम एंड दैट एज हैज चेंज। औरतें एक्चुअली अपना हक मांगने डेफिनेटली जा रही हैं और डिसीजंस बड़ी अच्छी आ रही हैं। ट्रायल कोर्ट में जो सिविल कोर्ट है वहां पे इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस के केसेस जिनमें आपको हजारों की तादाद में शायद आपको नजर आए कि ये लगे होते हैं, और उनको एब्सोल्युटली उनको राइट मिलता है और उनको बड़ी ही अभी प्रेफरेंस दी जा रही है कि उनको बड़ा स्पीडी ट्रायल्स जो होते हैं जहाँ पे जल्दी इन मैटर्स को हल कर दिया जाए, स्पेशली औरतों के लिए। और अगर अभी मैं भी रिसेंटली जो मैं बात बताऊं, फेडरल में आपकी वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर एक स्पेशल लॉ आया है जहाँ पे इन्होंने इसको और स्पीडी करने के लिए ऑम्बड्समैन में जो हैरासमेंट के केसेस जहाँ पे चल रहे हैं, वहीं पे फेडरल ऑम्बड्समैन में वहीं पे उन्होंने कहा है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे आप फाइल कर लें, तो हम इंश्योर करेंगे कि आपकी जो आपकी जो प्रॉब्लम है हम उसको स्पीडीली इसको हल कर लें। ठीक, तो अमरीन साहब हमें ये बताइएगा कि अभी जितने कवानीन मौजूद हैं क्या ये काफी हैं या फिर आप समझती हैं कि अभी मजीद सख्त कवानीन होने की भी जरूरत है, मजीद कवानीन बनाने की भी जरूरत है? इट एक्चुअली डिपेंड्स इधर आप कौन से कौन से एरिया ऑफ लॉ के बात कर रहे हो। अगर आप इनहेरिटेंस के बारे में, अगर आप चाइल्ड कस्टडी के बारे में, चाइल्ड कस्टडी या फैमिली मैटर्स में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है डिवोर्स केसेस में वो मेंटेनेंस की होती है। बच्चे की जो कफालियत या जो मेंटेनेंस है उसकी बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होती है जो आपको एंटरिम रिलीफ में मिलती है, जो फौरन मिलती है। उससे जो माँ को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं बच्चे को उसके ठीक है। बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सहर, जब हम ये इस तरह के खवातीन के मामलात की बात करते हैं, क्योंकि आप समाजी कारकुन भी है, इस तरह के मामलात केसेस देखती भी रहती है, कितने % खवातीन हैं जिनको मालूम है कि उनके राइट्स क्या हैं या फिर उनके लिए क्या क्या कवानीन बनाए जा चुके हैं? जी, ये जिन खवातीन की बात हो रही है ना, जिनको अपने राइट्स का पता है, ये सिर्फ आप समझें आटे में नमक है जो कि अदालत में रिपोर्ट करती हैं। रोज 8-10 केस देखना कोई ज्यादा केस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इससे कहीं ज्यादा, कहीं एम्पलीफाइड है। आप हर दूसरे तीसरे चौथे घर में ये कहानी सुनते हैं तो हर दूसरे तीसरे चौथे घर वाली औरत जो है वो तो जाके रिपोर्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल। और जो लोअर मिडिल क्लास की, क्योंकि ऐसा बहुत एक्सपोजर है मेरा, देखती रहती हूँ, लोगों की बातें भी सुनती रहती हूँ, जो लोअर मिडिल क्लास और जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास की मैं बात कर रही हूँ, खवातीन कोर्ट के चक्कर लगाती हैं, वो मजबूर हो जाती हैं, वो अपनी राइट्स की अवेयरनेस के लिए नहीं लगा रही होती है, उनको खाने पीने के लाले पड़ गए होते हैं। अभी उनको ये नहीं पता होता कि उनके साथ कितनी ज्यादती है, उनको खाने पीने के इतने लाले पड़ गए होते हैं कि उनको होता है कि अब हमने खर्चा लेना है तो हम कहीं जाएं। मैंने इंतहाई एलीट खानदानों की भी औरतें देखी हैं जिनको 7-7, 8-8 साल हो गए, वो अपने बच्चों की स्कूल की फी अकेले भर रही हैं और 10,000 रुपए महीने का खर्चा जो एक बच्चे की फी नहीं भरती है वो भी उनका शौहर जो है, एक्स हस्बैंड जो है, अब तक उनको नहीं दे रहा है। अगर किसी की खुला हो गई है तो 3-3, 4-4 साल गुजर जाते हैं, उनका जो सामान है जहेज का जो दिया गया था, जो कि उस औरत का राइट है, वो वापस ले, वो वहां से वापस नहीं आता, यहां तक के सामान को उंगलियां लग जाती हैं। तो इतनी ज्यादा जो है हमारे पास
अवेयरनेस की कमी है। तो ऐसा बिल्कुल भी गवर्नमेंट लेवल पे हमारे इदारे बने हुए हैं, विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी है हमारे पास, और भी एक दो इदारे हैं जो कि कहा जाता है कि काम करें, लग रहा है काम करें। देखिए, तो डिपेंड करता है उस इदारे के इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑपरेशन पे। मुझे लगता है कुछ काम करें, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर काम कर रहे हो तो एक मेजर लेवल पर जो आपको रिजॉल्व है, जो हल है, वो नजर आना शुरू हो जाए। कोई भी रिजॉल्व और कोई भी हल जो है वो आपको मेजर लेवल पर नजर नहीं आ रहा है। जो केसेस है, जो तशद्दुद है, वो वहीं के वहीं है, सारा सिलसिला जो वैसे का वैसा ही चल रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपके पैकेज में भी चल रहा था। सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो हैं, उसकी जब सजा की सख्ती नहीं होगी, सख्त तरीन सजा इंप्लीमेंट नहीं होगी, केसेस नहीं रुकेंगे। किसी ना किसी को इबरत का निशाना बनाना चाहिए, और प्लीज इबरत का निशाना बनाएं। और मैं आपके मीडियम के थ्रू जो सारे ह्यूमन राइट्स वाले, जो एनजीओ वाले, उनको भी एड्रेस करके कहना चाहूंगी कि ह्यूमन राइट्स के लिए आप जानवरों और दरिंदों के लिए ह्यूमन राइट्स की वो एडवोकेट मत करें, आप इंसानों के लिए ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट करें। ये जो रेपिस्ट हैं, ये जो सेक्सुअल हरासर्स हैं, इनमें से किसी ना किसी को इबरत का निशाना बनना चाहिए। जो कि पैदा होती बच्चियों को, हम रोज सुनते हैं, कोई 3 साल की बच्ची, कोई 4 साल की बच्ची, किसी की लाश खेतों में मिल रही है, कोई अस्पताल में 4 दिन बाद दम तोड़ गई है। किसी ना किसी को इबरत का निशाना बनाए। सबसे पहले तो इस गलीज जुर्म से शुरुआत करें ना, सबसे पहले तो इनको ठीक करें, उसके बाद फिर आगे चलने की जरूरत है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, जॉब्स की हालात आपके सामने हैं कि मेरा ख्याल है 2 से 3% खवातीन हमें नजर आती हैं। अगर आज के दिन से हम अपनी बेटियों को उस जोश, उस ज़ील और उस ज़ेस्ट से एजुकेट करना शुरू करेंगे ना, जिस ज़ील और जिस ज़ेस्ट से मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रही हूँ, हम अपने बेटों को एजुकेट करते हैं, तो आज से 100 साल बाद यही जो 51% की पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है ना, ये सारे एलीट इदारों में 51% खवातीन की पॉपुलेशन भी हो सकती है। अगर आज से हम इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करें, बेहतरीन हथियार, बेहतरीन बासलाहियत करने का तरीका क्या है कि आप अपनी बेटी को एजुकेट कर दें, उसको इतना बासलाहियत बना दें कि वो मर्द के शाना बशाना जाकर खड़ी हो जाए, कोई उस पर ज्यादती की हिम्मत ही ना कर सके। तो इसकी जो मेजर कमी की रीजन है, आप सोचें आपकी आधी से ज्यादा आबादी जो है वो औरतों पे है, और इमेजिन करें कि आधी से ज्यादा आबादी की एजुकेशन की किसी को फिक्र ही नहीं है, तो ये सिर्फ औरतों की पस्ती नहीं है, ये पूरे मुल्क की पस्ती है। पूरा मुल्क एज इट इज, सारी ऑर्गेनाइजेशंस पीछे जाएंगी, आधी आबादी तरक्की में हिस्सा ही नहीं ले रही है। इमेजिन कीजिए ऐसे मुल्क में क्या आगे जाना है, क्या प्रोग्रेस करना है जिसकी आधी आबादी तरक्की में हिस्सा नहीं लेती। और उस वजह से जो हमारे पास मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कहना बिल्कुल मुबालगा राई नहीं है, वो मेल डोमिनेटेड है। एक मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन में औरत का ऊपर जाना फिर डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आज से सोसाइटी पूरी मेल डोमिनेटेड है, डेफिनेटली, क्योंकि दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर सेंचुरीज। अब सदियों से एक जेंडर को दूसरे जेंडर पर प्रेफर किया जा रहा है, जायदाद के मामले में भी, उसकी जो है बात सुनने के मामले में भी, सोशल मामलों में भी, एजुकेट करने के मामले में भी, तो सोसाइटी में सहूलियात के मामले में भी, तो सोसाइटी तो मेल डोमिनेटेड ही होनी है ना। इसे तो मैं कह रही हूँ अगर आज से भी पूरे जोशो जज्बे से शुरू किया जाए तो 100 साल बाद औरतें उस लेवल पर पहुंचेंगी जिस लेवल पर मर्द अभी सारी ऑर्गेनाइजेशन में है। बेहतरीन हथियार, बेहतरीन इलाज इसका एजुकेशन ही है। और एजुकेशन की कितनी सहूलतें हैं हमारे पास, स्पेशली फीमेल्स की एजुकेशन पे कितना फोकस किया जा रहा है। देखें, पर्सनल लेवल पर और फैमिलीज लेवल पर तो फीमेल्स की एजुकेशन में फोकस नहीं किया जा रहा, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है, एटलीस्ट जो प्राइमरी एजुकेशन है, वहां पे तो ऐसा कोटा नहीं है ना कि भाई इतने 80% लड़के हो सकते हैं और सिर्फ 20% लड़कियां हो सकती हैं। वहां पे तो कोटा बराबर ही है। आप कहीं से तो शुरुआत करें, आप 5वीं तो कराएं बच्चियों को, आप 10वीं तो कराएं। मैंने देखा इसी तरह लोगों में जज्बा ही नहीं है बेटियों को आगे लेके चलने का। इवन के जो बड़ी एलीट फैमिलीज है, अगर वो 2 बच्चों की फी अफोर्ड कर सकते हैं एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में, तो वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे और बेटे को किसी एलीट यूनिवर्सिटी में भेज देंगे। तो यहीं से तो फिर फर्क आ जाता है कि उसका वो आधा हिस्सा भी छीन के उसको दे देंगे कि तुम पढ़ाओ, तुम करो। अच्छा, जहेज पे भी हमने एक सेशन किया था। जहेज जो कि असल में एक लानत है, बेटियों को इमोशनली ब्लैकमेल ये भी किया जाता है कि उनको जहेज दे दिया जाता है, ठीक है, अपनी इस्तात के मुताबिक ज्यादा कम या जो भी अव्वल तो देना ही चाहिए, में हिस्सा। फिर उनको ये ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम अपना हिस्सा जहेज की सूरत में ले गई थी और जायदाद अब तुम्हारा हिस्सा नहीं है, और उनको गिल्टी फील कराया जाता है इस बात की डिमांड करने पर, अगर वो अपना हिस्सा मांगती है तो, कि भाइयों की मोहब्बत से ऊपर तुम्हें हिस्सा नहीं है, भाई छूट जाएंगे। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे केसेस हैं कि जिन खवातीन ने हिस्सा ले लिया फिर बस जीना मरना भी अलग हो गया। बिल्कुल जी, वो भाई तो समझते हैं कि हमारी बहन नहीं है, वो डायन है। और माँ बाप भी समझते हैं कि तो हमने लालची पैदा की थी, इसको हमने जहेज भी दे दिया। आपको बेटी को जहेज नहीं देना चाहिए था, आपको बेटी को तालीम देनी चाहिए थी और जायदाद देनी चाहिए थी। तालीम और जायदाद तो आपने दी नहीं और वो लानत पकड़ा दी उसके हाथ में।
बिल्कुल। अच्छा, अब इन मामलात को एक तो हमने तरबियत से कंट्रोल करना है, इसके अलावा क्या हो सकता है? हमारे गवर्नमेंट इदारों को कितना मजबूत करने की ज़रूरत है, कितना उनको आगे आके काम करने की जरूरत है, स्पेशली खातन के हवाले से मैं बात करूं। हमारे गवर्नमेंट इदारों में वो खवातीन जो अपनी माँ बाप की मेहरबानी से, अपनी किस्मत से और अपनी मेहनत से इस वक्त ऊंची डेजिग्नेशंस और पोजीशंस पर बैठी हुई हैं, वो आवाज बुलंद करने के साथ साथ ऐसे ये इस वक्त उनको अल्लाह ताला ने सुनहरी मौका दिया है, ऐसे लॉज इंप्लीमेंट करें, क्योंकि इस वक्त हमें वो है ना कि जो मेल जेंडर है वो ऑलरेडी डोमिनेटेड है, उस पर इतना फोकस करने की, मैं सिर्फ इस मामले में बात करूँ, जरूरत नहीं है। इस वक्त जो कम डोमिनेटेड है उस पर फोकस करने की जरूरत है। आप जो खवातीन गवर्नमेंट इदारों में ऊंची पोस्ट पे बैठी हैं, आप लॉज इंप्लीमेंट करें ताकि सदियों के गैप को हम लोग फिल कर सकें। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है जी एडवोकेट सैयदा नमरा सबाहत है, एडवोकेट है, आप लाहौर हाई कोर्ट से आपका ताल्लुक है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नमरा साहबा, हमें ये बताइए, खवातीन के हकूक की हम बात कर रहे हैं, आपसे आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? हाई कोर्ट में आप होती हैं, कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं रोजाना की बुनियाद पर, या फिर आप अपने आसपास देखती हैं, तो फिर उनका अंजाम केसेस का क्या होता है? Actually, I would just like to clear this thing that देखिए, laws, there are a lot of laws that are protecting women, but then at times it's responsibility on the woman also to go and use those laws. ठीक है? अब recently I'd like to inform the viewers that there is this Enforcement of Law Property Act जो कि 2020 में अभी recently implement हुआ है, जिसमें अगर किसी औरत को property right नहीं दिया जा रहा या वो इस काबिल नहीं है या इतनी इसमें पावर नहीं है कि वो जाके ले सके, तो शी कैन गो टू द ombudsman एंड ही विल बेसिकली इंश्योर कि उसको उसका राइट मिले। उसके लिए वो डीसी डिप्टी कमिश्नर को इन्वेस्टिगेट करवाएंगे और फिर यानी कि विदाउट एनी जस्ट ऑन वन कंप्लेंट शी कैन गेट दैट राइट। और जब इस्लाम हमारा ये इजाजत देता है, हर जगह हमें इस चीज की इजाजत है, देन व्हाई आर वी नॉट अलाउड इन आवर कल्चर? आई मीन, सबसे पहले तो आप रिलीजन को देखें ना। उसके अलावा अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू इन्फोर्स इज के निकाह नामा जब आप कर रहे होते हैं, दैट इज द बिगेस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट यू गेटिंग इनटू। हम किसी एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, एग्जैक्टली निकाह नामा वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल। उसमें आप अपने कंडीशंस भी लिखवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ वुमन हु वांट्स टू गो फॉर वर्क या लेटर, जो कंडीशन लिखवाएगी वो तो अच्छी खातून कंसीडर ही नहीं होगी, वो तो कहेंगे ये तो भाई, ये तो कल को घर में आके पता नहीं क्या करेगी, इसने तो अभी से जबान चलाना। आई वुड जस्ट से दैट देन डू नॉट गेट इनटू सच अ मैरिज। अगर आपको इस तरीके से ही पहले से ही लिया जा रहा है, तो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू सच अ मैरिज के लेटर ऑन विद 2 kids, देन यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गार्डियन कोर्ट की इस बात के ऊपर कि भाई बस शादी हो जाए, किसी तरह हो जाए, जिस मर्जी से हो जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए, So you should not feel guilty even if you don't want to, you're not married, even then women should not feel guilty about it कि भाई गलत चीज से करके फिर कल को बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इस तरीके से। तो बहुत सोच समझ के ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए। किस टाइप के केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट होते हैं? आई बेसिकली देखिए, आई एम अ वुमन एंड आई वर्क विद आई वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो, आई वर्क विद द गवर्नमेंट ऑल्सो। आई हैव नेवर सीन टू मी आई हैव नेवर सीन एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि मुझे कोई बंदे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं या उस तरीके से। इवन एट टाइम्स आई फेल्ट दैट मेन हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी, ठीक है, उस तरीके से। तो लॉज उधर है, मतलब कुछ चीजों को कई दफा आपने खुद भी जाके अपनी चीज को। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सहर चावला, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे जी मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मौसम ठंडा ठंडा तो हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ स्मोक के बादल हैं कि गहरे होते जा रहे हैं और शहरी परेशान होते जा रहे हैं। स्मोक की शिद्दत आज बहुत बढ़ गई है, लेकिन बारिश होगी, स्मोक के बादल भी छुट जाएंगे, मौसम भी खुशगवार हो जाएगा। और जब खुशगवार मौसम होता है तो यकीन जानिए इंसान का दिल चाहता है कि मनपसंद म्यूजिक भी हो, साथ में कुछ अच्छा मजे का खाने पीने का भी हो और खूब इंजॉय किया जाए। और खासतौर पर आज वीकेंड भी है, जिसने आपको मौका दे दिया है जी अपने मनपसंद एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का। म्यूजिक की बात हो रही है, तो जब म्यूजिक की बात होती है तो आप परेशान हो, आप उदास हो, आप खुश हो, हर सूरत में आप मुनफरिद डिफरेंट अपना मनपसंद म्यूजिक सुनना चाहते हैं। ये मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज हमने अपने प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट इनवाइट किए हैं जिनका म्यूजिक से ही ताल्लुक है, अपनी एल्बम तैयार कर चुके हैं, लेकिन कोविड ने उनको भी परेशान कर रखा है और कोविड खत्म होने का या फिर कुछ थम जाने का इंतजार किया जा रहा है, फिर इनकी एल्बम लॉन्च की जाएगी। और ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं जी, लक्स स्टाइल अवार्ड में इनकी न्यू इमर्जिंग सिंगर्स के हवाले से इनको नॉमिनेशन भी मिली है, नॉमिनेट भी इनको किया गया है। आपकी मुलाकात करवाते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं हसन शेख और रोशान शेरवानी, आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं।
हसन, कैसे आगाज हुआ था म्यूजिक का, और शौक था या फिर अचानक से दोस्तों के साथ मिलके? शौक तो था, शुरू में स्कूल्स में ही कॉम्पिटिशन्स में, इवेंट्स में गाया और वहाँ से शौक पैदा हुआ। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो इतना प्रोफेशनली काम नहीं किया। फिर रोशान और मैंने, हम दोनों ने मिल के 2 साल पहले हमने इस एल्बम पे, जिसका नाम है 4 दिनों का ख्वाब, इस पे काम शुरू किया। और वो हमारी अपेरेंटली ख़त्म हो जानी थी साल के शुरू में, बट देन अगेन ये कोविड की वजह से ख़त्म नहीं हो सकी। और अब हम दिन गिन रहे हैं कि जब ये वैक्सीन आए पाकिस्तान में और ये सारी चीज़ ख़त्म हो तो हम अपना कुछ कंट्रोल हो जाए। रोशान, हमें ये बताइए, ज़्यादातर जो नए सिंगर्स होते हैं वो हम देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई हमारे जो पुराने ट्रैक हैं उनको रिमिक्स करके बड़ा फेम कमा लेते हैं, लेकिन आप लोग अपने ट्रैक्स बना रहे हैं। हाँ, ये हम जब स्टार्ट आउट कर रहे थे तो एक हमारे में कह लें कीड़ा था बड़ा कि कवर्स नहीं करने, अपने अपने बनाने, अपने बनाने, ताकि एक नई चीज़ भी आए ना। बार बार एक चीज़ जो रह जाती है वो फिर रही रहती है, फिर वही कवर्स होते रहते हैं। हमें ये शौक था कि एक नया कुछ, मतलब अपने नए इंट्रोड्यूस कराएं गाने और उसके ऊपर फिर उसको करें हम आगे प्रमोट। आपने कैसे आगाज़ किया, कब से हैं म्यूज़िक के साथ? और मैं वैसे तो म्यूज़िक कर रहा हूँ, मैं जब 10 साल का था तब से कर रहा हूँ। तो वैसे हसन से मैंने शुरू किया था काम करना, वो 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी कि 2-2.5 साल पहले। और बस हाँ, मैं 10 साल का था, पियानो सीखा, वहाँ से फिर आगे फिर मैंने और इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ लिए। और इसी सोच के साथ सीखा कि प्रोफेशनली से लेके चलेंगे? मेरा तो बस एक फ्लो बना और बस हो गया। मुझे वो प्रोफेशनली और उस तरह नहीं था, मुझे बस था कि मतलब मैं जब भी सीखता था तो मुझे ये था कि यार अगर कुछ इस तरह की चीज बन जाए कितना मजा है। हाँ, अगर कुछ इस तरह की चीज बन जाए कितना मजा है। हॉबी की तरह आपने रखा हुआ था उससे अपना। वो करते करते ज्यादा हो गया। म्यूजिक में स्पेशली आप सिंगिंग करते हैं तो पॉप की तरफ ज्यादा रुझान है जी। किस तरफ ज्यादा आपका है? हाँ, हमारा रुझान तो पॉप की तरफ ही है, लेकिन एक साउंड होती है हर एक एंटिटी की। फॉर एग्जांपल आप कोई रेडियो पे इंडियन गाना सुनते हैं तो आप सुन के बताते हैं कि ये इंडियन गाना है। इसी तरह एक पाकिस्तानी साउंड थी, जिस तरह हमारे 2000 या 19 या स्पेसिफिक टाइप का म्यूजिक एक एरा था, जुनून, नाजिया हसन, वाइटल साइंस। तो वो जब आप सुनते हैं रेडियो पे तो आप बता देते हैं ये नाजिया हसन का गाना है, ये जुनून का गाना है। तो एक पाकिस्तानी साउंड थी जो कि एग्जिस्ट करती थी, लेकिन फिर 2005 ऑनवर्ड्स हमने देखा कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। मतलब जो इवेंट मैनेजमेंट, अब आप उन तमाम चीजों को रिवाइव करना चाह रहे हैं दोबारा से। अच्छा चलिए हसन, आपसे एक ट्रैक सुनते हैं। इनका अपना ही पर्सनल ट्रैक है जो कि अभी तक इन्होंने लॉन्च नहीं किया, एल्बम का हिस्सा है। अल्लाहू ट्रैक है आपका, वो सुनाइए हमें और हमारे देखने वालों को भी। जी हसन। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत खूब। हमें रोशान ये बताइए कि ये लिरिक्स का अच्छा होना, एक ट्रैक का अच्छा लिखा होना, फिर म्यूजिक कॉम्पोजिशन, सब कुछ एक पैकेज का कंप्लीट होना कितना ज़रूरी होता है किसी भी अच्छे ट्रैक के लिए? हाँ, वो तो ऑब्वियसली हर चीज़, सारी चीज़ अगर मतलब अपने अपने हिस्से के अंदर सही तरह फॉल कर रही हो तो फिर ही उसका वो इफेक्ट आता है। कहीं यहीं पे कम चीज़ रह जाए तो फिर वो बॉटलनेक सी बनती है, मज़ा नहीं आता फिर। अच्छा, तो एंड टाइम तक तब्दीलियां हो रही होती हैं साथ साथ के? नहीं, हमने कुछ गानों के तो बड़े वर्जन्स बनाए हुए हैं। हम एक गाना था शोर में चाय था, उसके कुछ 4-5 वर्जन्स बने थे और वो बना लिया, पसंद नहीं आ रहा, शुरू से फिर से बनाया, पसंद नहीं आ रहा, फिर से शुरू से बनाया, करते 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 उसने इतनी तब्दीलियां देखी। और भी इस तरह के काफ़ी गाने हैं, जब तसल्ली हम दोनों को हो जाती थी ना कि अच्छा हाँ अब अच्छा लग रहा है, तब निकालते थे। ठीक, हसन, लक्स स्टाइल अवार्ड में आपका जो म्यूजिक है, आप लोग नॉमिनेट हैं, वो किस बुनियाद पे है?
वो अच्छा, किस तरह से है? और वो एज इन के उसके अंदर कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल सॉन्ग ऑफ द ईयर वो उनके लिए होता है जो आर्टिस्ट एस्टैब्लिश्ड होते हैं, फिर उसके बाद सॉन्ग ऑफ द ईयर, फिर उसके अलावा था सिंगर ऑफ द ईयर। हाँ, वो कैटेगरी भी उन्हीं लोगों के लिए है जो कि एस्टैब्लिश्ड है। फॉर एग्जांपल हमने अब तक अपनी एल्बम लॉन्च नहीं की, हम वेट करें कोविड खत्म होने का, तो हमारी ये जो जिस कैटेगरी में हम फॉलो करते थे वो सिर्फ यही थी कि बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट। एक्सक्लूसिव रिलीज है, अभी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। तो इसका ये है कितना बड़ा आपको लगता है कि ये एक मौका है कि अगर आप बेस्ट ऑफ लक हम आपको कहते हैं कि आपको मिल जाए अवार्ड, तो आपकी अच्छी खासी जो है वो पहचान भी बन जाएगी, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। वो ये है कि हमारी नॉमिनेशंस के बाद ही हमें ब्रांड्स ने अप्रोच करना शुरू कर दिया था फॉर एंडोर्समेंट, फॉर अभी तो लाइव कॉन्सर्ट्स दोबारा खुल गए थे, दोबारा बैन हो गए, तो उस टाइम में हमारे काफ़ी ब्रांड्स ने, हमने ये चीज़ सीखी है कि नो डाउट कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एल्बम जितनी भी अच्छी है, अगर आपके पास इस तरह के अचीवमेंट्स स्टैम्प्स नहीं है, लक स्टाइल अवार्ड्स या कोक स्टूडियो में गाया हो, तो आपको प्लेटफॉर्म्स तो चाहिए, आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, लाइव भी बहुत अच्छा गाते हैं आप दोनों और आप म्यूजिक बहुत अच्छा बजाते हैं, हम चाहेंगे कि आप कुछ हमें लाइव भी सुनाएं। चले दूर एक दुनिया बसा, चल चले दूर एक दुनिया बसा, छोड़ के दुनिया के सब नाते इश्क के रंग ढल जाए, छोड़ के दुनिया के सब नाते इश्क के रंग ढल जाए। इश्क बिना जीना जिंदगी सजा है, इश्क बिना जीना जिंदगी सजा है, इश्क है सोचो फिक्र से आगे, इश्क ही राह दिखला, इश्क है सोचो फिक्र से आगे, इश्क ही राह दिखला। बहुत अच्छा। और हमें हसन ये बताइए कि जब आप म्यूजिक का आगाज करते हैं या फिर आप सिंगिंग करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं? हर रोज प्रैक्टिस करनी होती है? रोज 2-3 घंटे तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा, आप सीखते भी हैं या फिर आप? मैं सीखता हूँ। ये नेचुरल टैलेंट है? नहीं, था तो थोड़ा सा नेचुरल, लेकिन फिर उसके बाद ये रिकॉर्डिंग्स के बाद हमें जरूरत महसूस हुई कि सीख लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि पॉप के अंदर भी यू नीड टू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर वोकल्स, बहुत जरूरी है। रोशान में हम एक ही इंस्ट्रक्टर से सीखते हैं, ये नेशनल म्यूजिक अकेडमी यहाँ के इंस्ट्रक्टर। अच्छा, हमारे पाकिस्तान म्यूजिक के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से अभी बहुत डाउन हो गई। जो हमारे पुराने सिंगर्स हैं वो भी कोई ट्रैक्स नहीं ला रहे हैं, उनके भी बिल्कुल कुछ नहीं आ रहे, हालात ठीक नहीं चल रहे। उसके बावजूद आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्या चाहते हैं? हमने नोटिस तो किया था कि नीचे चला गया सारा सीन, लेकिन हमने ये भी नोटिस किया है कि वापस आ रहा है। देखते हम कॉन्सर्ट्स और होते हुए देख रहे हैं। हम लाइक कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, कॉन्सर्ट्स और हो रहे थे, इवेंट्स और हो रहे थे, नए आर्टिस्ट देखने को मिल रहे थे। और हमने 2020 का लाहौर म्यूजिक मीट था, वो किया था, तो उसके अंदर आई थिंक सबसे रिकॉर्ड हाई अटेंडेंस उसकी रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने को, लोग लाइक अब इन इवेंट्स पे आ रहे हैं और वो सारा वो मतलब लाहौर म्यूजिक मीट पे तो 20,000 लोग आए थे। अच्छा, बड़ा मुख्तलिफ फेस्टिवल्स होते रहते हैं जो कि सिंगर्स को भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन कोविड की वजह से तो मेरा ख्याल आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशान, बहुत मुतासिर हुए हैं। हम रहे हैं काफी। लेकिन एक टाइम मिल गया आपको कि आप अच्छा म्यूजिक भी बना लो, अच्छे ट्रैक्स भी बना लो कोविड के दरमियान घर में रहते हुए। ये भी है, हाँ जी, इस तरह भी था। हमें जो भी चांस मिला, मौका, वक्त मिला, हमने उसमें अपनी एल्बम कंप्लीट की, म्यूजिक वीडियो शूट की, फोटोग्राफी की। अब देखते हैं ये, अब होपफुली ये जो वेव आई है, सेकंड वेव, ये आखिरी वेव है, क्योंकि उसके बाद तो वैक्सीन है। हसन सिंगर है, रोशान भी गाना गाते हैं? मैं बैकिंग वोकल्स कुछ गानों में, मैं मेनली म्यूजिक कर रहा हूँ, एल्बम के अंदर म्यूजिक किया हुआ मैंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और हम आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। नाज़रीन, मुझे आपने इजाजत देनी है, कल इतवार है, हमारी और आपकी मुलाकात तो नहीं होगी, लेकिन 9:05 से लेकर 11 बजे तक आप बेस्ट ऑफ जागो लाहौर देखेंगे। पीर की सुबह मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद। हमारे मेहमानों से हमने जाते जाते ट्रैक सुनना है जी, लम्हा इनका ट्रैक है, म्यूजिक ऑन कीजिए, ओवर टू यू।